हेलो, इसकी आवाज बंद कर देना। आवाज बंद है ना? गुड मॉर्निंग क्लास। Sorry students, a very good evening to all. My voice is audible? मेरी वॉइस सभी को ऑडिबल है? एज सच वॉइस में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है आप लोगों को? वॉइस में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही स्टूडेंट्स? वॉइस सभी को क्लियर है? ठीक है, ओके। देखो, लास्ट क्लास तक हम लोग बेसिक कुछ इंफॉर्मेशन ले चुके थे, राइट। अब आज आपको इस पर मेनली ये डाटा समझना है कि कैसे, अच्छा क्या बोला था, एक क्वेश्चन बोला था, ठीक है करा रहे हैं। ओके, राइट डाउन फर्स्ट दैट न्यूमेरिकल। एक क्वेश्चन शायद मैंने आपको बोला था, तो ये क्वेश्चन आप लोग लिख लीजिए। क्वेश्चन में था कंसीडर ए सिस्टम एज सोन इन फिगर। कंसीडर ए सिस्टम, ये क्वेश्चन था। कंसीडर ए सिस्टम एज सोन इन फिगर। कंसीडर ए सिस्टम एज सोन इन फिगर। और यहां जो फिगर गिवन था वो लाइक दिस गिवन था। फिगर बनाने में भी जल्दबाजी नहीं करेंगे, मैं फिगर फ्रेम आउट कर लूं फिर आप बनाएंगे, ताकि आपको क्लियर रहे कितने स्पेस में बनाना है। एक्स ऑफ टी यहां लिखा हुआ है बैलेंस मॉड्यूलेटर, नीचे इसके साथ एक 10 किलोहर्ट्ज का कैरियर सिग्नल है, और इसके साथ जो एक्स ऑफ टी का स्पेक्ट्रम दिया है उसका स्पेक्ट्रम आपको लाइक दिस गिवन है। स्पेक्ट्रम मैं साथ में बना रहा हूं। एक्स ऑफ एफ पर जो स्पेक्ट्रम गिवन है वो लाइक दिस है स्टूडेंट्स। स्पेक्ट्रम पर विजिबिलिटी थोड़ा सा ठीक रखना आप लोग। ये लाइक दिस गिवन था आपको, सॉरी, दिस इज 0, दिस इज 1K, दिस इज 3K। और इसके बाद दिस साइड यही स्पेक्ट्रम पर वैल्यूज लाइक दिस गिवन है। दिस इज कॉल्ड -1K, दिस इज कॉल्ड -3K। ठीक है, मुझे लगता है इतनी विजिबिलिटी आपको होगी कि ये डाटा आपको दिख रहा होगा, बस इसी का ध्यान रखना था। इसके बाद अब बना सकते हैं आप। बैलेंस मॉड्यूलेटर के बाद एक हाई पास फिल्टर कनेक्ट है, और हाई पास फिल्टर के बारे में बोला गया है कि हाई पास फिल्टर 10 किलोहर्ट्ज से ऊपर पर सभी सिग्नल्स को पास करेगा। मतलब 10 किलोहर्ट्ज इस पर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी है, राइट। आफ्टर 10 किलोहर्ट्ज इसका इनपुट एज ए बैलेंस मॉड्यूलेटर लगा हुआ है, यहां फिर एक बैलेंस मॉड्यूलेटर लगा हुआ है स्टूडेंट्स। ये बैलेंस मॉड्यूलेटर एक नई कैरियर फ्रीक्वेंसी, ये बैलेंस मॉड्यूलेटर एक नई कैरियर फ्रीक्वेंसी 13 किलोहर्ट्ज के साथ है। दिस इज विद 13 किलोहर्ट्ज। और फिर अब आपके पास y ऑफ t या y ऑफ f पर स्पेक्ट्रम पूछा गया है, या इसका आउटपुट आपको बताना है। बोला गया डिटरमाइन द पॉजिटिव फ्रीक्वेंसीज। क्वेश्चन पर बोला गया डिटरमाइन द पॉजिटिव फ्रीक्वेंसीज। अच्छा क्वेश्चन है, गेट का ओल्ड क्वेश्चन है, बट ये क्वेश्चन मेरे को ठीक लगता है, जिसमें थोड़ा सा केवल ग्राफिकल अप्रोच अच्छी होनी चाहिए। डिटरमाइन द पॉजिटिव फ्रीक्वेंसीज एट
which y of f, at which y of f having spectral peaks, at which y of f having spectral peaks, y of f पर स्पेक्ट्रल पीक्स जिस पर मिलेंगे। ऑप्शंस इस तरह से दिए गए थे। ऑप्शन ए, ऑप्शन के साथ ही क्वेश्चन को लिखें, 2 किलोहर्ट्ज, बाकी मैं भी सॉल्व कर रहा हूं, 2 किलोहर्ट्ज एंड 14 किलोहर्ट्ज। इसके बाद ऑप्शन बी था 2 किलोहर्ट्ज एंड 24 किलोहर्ट्ज। ऑप्शन सी आपके पास 1 किलोहर्ट्ज, दिस इज 1 किलोहर्ट्ज एंड 14 किलोहर्ट्ज। ऑप्शन डी, ऑप्शन डी पर दिया हुआ था 1 किलोहर्ट्ज एंड 24 किलोहर्ट्ज। पहले क्वेश्चन को पूरा लिख लीजिए, फिर मैं एक बार आपको थारोली इस क्वेश्चन को समझाता हूं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्वेश्चन को प्रॉपर वे में राइट कर लीजिए, और जो सिग्नल आपको नहीं दिख रहा होगा प्रॉपर, तो मैं इसको भी प्रॉपर अभी ड्रा कर दूंगा। ठीक है, एक बार पहले आप इसको लिख लीजिए। अगर यहां तक लिख चुके हो तो एक बार मेरे को यस कर दें। एक बार अगर आप क्वेश्चन को प्रॉपरली लिख चुके हो तो मेरे को यस कर देना कि यस सर क्वेश्चन हम लिख चुके हैं। अगर आप क्वेश्चन को लिख चुके हो तो मेरे को यस कर देना स्टूडेंट्स। क्वेश्चन अगर आप सबने राइट कर लिया हो तो मेरे को यस कर दीजिएगा। ओके 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 फाइन, लिख लिया आप लोगों ने, थैंक यू। चलिए अब मैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन पर थोड़ा सा डाटाबेस फ्रेम आउट कराता हूं आपको। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, एक एक्सटी सिग्नल है जिसका फोरियर स्पेक्ट्रम फ्रीक्वेंसी डोमेन पर ये ग्राफ गिवन है, और इस ग्राफ का बेसिकली दिस इज नथिंग बट एक्स ऑफ एफ। ये एक्स ऑफ एफ ग्राफ आपको गिवन है, राइट। और एक्स ऑफ एफ के बाद आपसे आउटपुट बनाने को बोला गया है, तो मुझे लगता है इतनी बेसिक बात क्लियर होगी कि एक्स ऑफ एफ का मतलब क्या है, राइट। एक्स ऑफ एफ का मतलब है फोरियर ट्रांसफॉर्म। तो इस मैसेज सिग्नल का फोरियर ट्रांसफॉर्म गिवन है। बोला गया कि इस सिग्नल को जब एक 10 किलोहर्ट्ज की कैरियर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो मान लीजिए अब जो आपके पास आउटपुट बनेगा वो बन रहा है एक्स डैश टी, और इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म मतलब स्पेक्ट्रम वाइज फ्रीक्वेंसी डोमेन एक्स डैश एफ बनेगा। हाई पास फिल्टर से जो पास होकर बना, इसको मैं मान लेता हूं एक्स डबल डैश टी, इसका आउटपुट बनेगा एक्स डबल डैश एफ। और एक्स डबल डैश एफ में फिर एक 13 किलो हर्ट्ज का कैरियर सिग्नल मल्टीप्लाई हुआ। तो अगर 13 किलो हर्ट्ज का कैरियर सिग्नल मल्टीप्लाई होगा तो अब आपके पास फाइनली वाई ऑफ एफ बनेगा, राइट। तो इसका मतलब इस प्रॉब्लम की 3 स्टेजेस आपको गिवन है। इस प्रॉब्लम में 3 स्टेजेस गिवन है स्टूडेंट। सबसे फर्स्ट, आप नॉर्मल सिग्नल में पहले नॉर्मल सिग्नल में पहले 10 किलो हर्ट्ज के कैरियर का मल्टीप्लाई कराएंगे, राइट। एक एक स्टेप आपको थ्रू आउट क्लियर होना स्टार्ट हो जाएगा। देखो, देखिए अब क्वेश्चन आप लिख चुके हैं, इसलिए मैं क्वेश्चन को हटा रहा हूं। क्वेश्चन आप लिख चुके हैं, इसलिए मैं प्रॉब्लम को यहां से हटा रहा हूं, राइट। क्वेश्चन आप सभी लिख चुके हैं। देखिए अब यहां पर अगर मैं इस क्वेश्चन पर कंसिडरेशन स्टार्ट करूं, क्योंकि मुझे स्पेस चाहिए होगा फिगर वो बनाने के लिए, बिल्कुल इत्मीनान से क्वेश्चन को हम लोग ट्राई करेंगे। इट विल नीड सम टाइम, सम पेशेंस, थोड़ा सा पेशेंस रखें। और इसके जस्ट बाद हम डीएसबीएससी पर डिमॉड्यूलेशन टेक्निक्स की बात करेंगे। देखिए
राइट। अब अगर मैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन की लैंग्वेज आपको समझाऊं तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, सबसे पहला ग्राफ एक्स ऑफ एफ का था अपने पास, और ये जो एक्स ऑफ एफ का ग्राफ दिया गया था क्वेश्चन में वो कुछ इस तरह से था। मैं आपको क्लियर करता हुआ चलूंगा, मेरी कोशिश रहेगी कि आप इस बात को आसानी से समझ जाएं। क्वेश्चन में बोला गया ग्राफ लाइक दिस था स्टूडेंट्स, ग्राफ लाइक दिस था, दिस इज 1k, दिस इज 0 एंड दिस इज 3k, राइट। इस साइड ग्राफ का व्यू लाइक दिस था, दिस इज -1k, दिस इज -3k। ध्यान देना, ये एक्स ऑफ एफ है, ये एक्स ऑफ एफ है फ्रीक्वेंसी डोमेन में। फ्रीक्वेंसी डोमेन में अगर मैं स्पेक्ट्रम की बात करूं तो एक्सटी जो सिग्नल था अपने पास वो फ्रीक्वेंसी डोमेन में इस तरह से दिया था, तो ये एक्स ऑफ एफ है। अब आपने देखा था, आपने अभी देखा कि ये जो एक्स ऑफ टी है, ध्यान से आप मेरी बात को समझना, एक्स ऑफ टी बैलेंस मॉड्यूलेटर पर एक 13 किलोहर्ट्ज बैलेंस मॉड्यूलेटर पर ऐसा साइन था कैरियर का, और सिग्नल की वैल्यू पूरी नहीं लिखी थी, केवल इसने क्या लिखा था, फ्रीक्वेंसी। 13 किलोहर्ट्ज का कैरियर सिग्नल इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, कितने का, 13 किलोहर्ट्ज का। अगर 13 किलोहर्ट्ज का सिग्नल इस बेसिक सिग्नल के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तब मेरे पास जो आउटपुट बनेगा उसको मैंने एक्स डैश टी कहा, और फ्रीक्वेंसी डोमेन पर मैंने इसको बोला एक्स डैश एफ। अब आप एक बात बताओ स्टूडेंट्स, जब भी किसी कैरियर फ्रीक्वेंसी का मल्टीप्लाई होता है, किसी फ्रीक्वेंसी सिग्नल का मल्टीप्लाई होने पर क्या हम कह सकते हैं cos 2 π fct से जब मल्टीप्लाई होगा तो क्या इस सिग्नल पर फ्रीक्वेंसी राइट और लेफ्ट शिफ्ट होना स्टार्ट हो जाएगी। तो 13 किलोहर्ट्ज का मतलब, हाँ क्या लिख रहे हो स्टूडेंट्स, 13 किलोहर्ट्ज का मतलब, अभी मुकेश जल्दबाजी होगी, डोंट गिव द आंसर्स, अभी जस्ट मैं पहले आपको समझा दूं फिर इसके बाद। चलिए, तो मैंने क्या बोला, 13 किलोहर्ट्ज का जब आप मल्टीप्लाई करोगे, मेरी बातों को ध्यान से सुनना बस। अभी क्वेश्चन इतना दिख रहा था कि एक्सटी पर सबसे पहले 13 किलोहर्ट्ज का मल्टीप्लाई हुआ, इसका मतलब क्या स्टूडेंट्स, 13 किलोहर्ट्ज का मल्टीप्लाई होने का मतलब एक बार स्पेक्ट्रम एफसी प्लस होगा और एक बार स्पेक्ट्रम एफसी माइनस होगा। इसका मतलब ये वाली फ्रीक्वेंसी एक बार जुड़ेगी और एक बार घटेगी। इसका मतलब ये जो ग्राफ आया था, ये ग्राफ एक बार प्लस एफसी से शिफ्ट होगा, एक बार माइनस एफसी से शिफ्ट होगा। गेटिंग माय पॉइंट, जिस फ्रीक्वेंसी का मल्टीप्लाई हो रहा है उससे एक बार प्लस में शिफ्ट होगा और एक बार माइनस में शिफ्ट होगा। अभी हम पूरे ग्राफ को बनाते हुए चलेंगे। तो चलिए, अगर मैं इसकी शिफ्टिंग प्रॉपर्टी की बात करूं तो कहना इसे एक्स डैश एफ, क्या मैं स्टूडेंट्स बोल सकता हूं कि अब आप एक्स डैश एफ का ग्राफ बना रहे हैं। बिल्कुल इत्मीनान से मेरी बात को सुनना, समझना, कोई बहुत जल्दबाजी नहीं है, इत्मीनान से टाइम लेते हुए। यस, अब देखिए, अगर आप सभी में एक बार ये जो वैल्यूज आप देख रहे हैं इस पर मल्टीप्लाई था, एक मिनट, सॉरी स्टूडेंट्स, यहां पर क्वेश्चन में 10 था, सॉरी प्लीज करेक्ट दैट। क्वेश्चन एक बार आप लोग देखना, मैंने शायद 10 पहले में लिखवाया होगा, फर्स्ट वाले में 10 लिखवाया होगा, बाद वाले में 13 लिखवाया होगा, राइट। एक बार प्लीज आप लोग मुझे बताएं, मैंने क्वेश्चन में स्टार्टिंग वाले में 10 लिखा था, बाद वाले में 13 लिखा था, ऐसा ही था। ठीक है, सॉरी, यहां 10 था, सॉरी। अब जब 10 किलोहर्ट्ज था तो इसका मतलब एक बार सभी फ्रीक्वेंसीज पर, ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, एक बार सभी फ्रीक्वेंसीज पर मैं +10 कर रहा हूं, +10 के, +10 के, +10 के, +10 के, +10 के। जी, अब मुझे बताएं, क्या सब जगह 10 जोड़ने पर, एवरीवेयर मैं अगर 10 जोड़ूं तो मेरे पास कौन कौन से फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम के टर्म आएंगी, 10 और 3 का मतलब 13 के, 10 और 3 का मतलब 13 के, 10 और 1 का मतलब 11 के, ठीक है, 10 और 0 का मतलब 10 के, इसके अलावा 10 और -1 का मतलब 10 के और -1 के का मतलब
9 के, ठीक है, और 10 माइनस 3 का मतलब 7 के, ठीक है। इसका मतलब अभी जो स्पेक्ट्रम आएगा उसमें एक कंपोनेंट फ्रीक्वेंसीज का 7 के, 9 के, 10 के, 11 के, 13 के तक होगा। मतलब आपके पास एक 7 से 10 का बनेगा और एक 10 से 13 का बनेगा। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। जब आपने देखा 10 और 3 को जोड़ना, राइट, तो आपने देखा, या चलो मैं यहां से स्टार्ट करता हूं, 10 माइनस 3 मतलब प्लस का 7 के, तो ये 0 है, तो प्लस 7 के कहीं यहां होगा। प्लस 7 के से मान लीजिए दिस इज प्लस 7 के, प्लस 7 के से आप देखिए 10 माइनस 3 का मतलब प्लस का 7 के, इससे ये ग्राफ ऐसे चला और लाइक दिस हो गया। ये वैल्यू 7 के बाद यहां 8 के होगा, राइट, और सॉरी ये वैल्यू 7 के बाद 10 माइनस 1 का मतलब 8 होगा, इसका मतलब सॉरी 9 होगा। तो दिस वैल्यू लाइक दिस, यहां तक अपने पास जो वैल्यू आएगी 10 माइनस 1 मतलब 9 के, और फिर इसके बाद ये वैल्यू 10 और 0 मिलाकर प्लस का 10 के आ जाएगी, राइट। इसके बाद जब आप इस वाले स्पेक्ट्रम पर जाएंगे तो 1 के प्लस 10 के का मतलब 11 के, तो आप इसको जोड़ते हुए 1 के प्लस 10 के का मतलब 11 के, तो आप बोल सकते हैं, एक मिनट, मैंने स्पेक्ट्रम पर 7, 9, 10 और फिर 11, हाँ ठीक है ठीक है, -3 के से -1 के सही लिया है, फिर 1 के से 3 के, ठीक है, सब कुछ करेक्ट है। चलो स्पेक्ट्रम ठीक लिया है मैंने। अब देखो इस स्पेक्ट्रम में 1 के प्लस 10 के का मतलब 11 के, तो यहां वैल्यू 11 के हुई, लाइक दिस 11 के, और इसके बाद 10 प्लस 3 का मतलब 13, तो लाइक दिस, सो दिस इज 13 के, राइट। ये कब आया आप चेक कर लीजिए, जब मैंने हर फ्रीक्वेंसी पर 7, 9, 10, 11, 13, 7, 9, 10, 11, 13, राइट, जब आपने सभी पर क्या जोड़ा है 10 के, जब आपने सभी में प्लस 10 के प्लस 10 के प्लस 10 के किया है, अगर यहां तक सेटिस्फाई हो तो यस लिखें, यहां तक सेटिस्फाई हो तो यस लिखें। यहां तक सभी सेटिस्फाई है क्या, कोई इशू तो नहीं है, ठीक है। अब इसके बाद आप एक बार -10 के स्टार्ट करिए, एक बार आप -10 के हर जगह स्टार्ट करिए, मतलब जब भी इस 10 किलो हर्ट्ज का गुणा होगा तो एक बार सभी पर वैल्यू +10 +10 +10 हुई, और एक बार -10 -10 -10 -10। अब मैं इसी पर, क्या हुआ, विजिबिलिटी का इशू आ रहा है क्या स्टूडेंट्स, विजिबिलिटी नहीं आ रही है क्या, बिल्कुल आ रही है, ठीक है। हो सकता है थोड़ा नेटवर्क का इशू है आज, हो सकता है। चलिए, तो मैं इस 10 के इस 10 के इस 10 के को हटा देता हूं, ठीक है। अब मैं इस बार, थोड़ा ब्लर हो रहा है, ठीक है, अगर स्टूडेंट मैनेजेबल हो तो थोड़ा मैनेज करें, क्योंकि नेटवर्क का कुछ इशू है आज, राइट, केबल की कुछ प्रॉब्लम चल रही है। चलो, अब यहां पर अगर आप -10 के -10 के एवरीवेयर लिखते हैं, देखो -10 के -10 के -10 के -10 के -10 के, अब बताओ जरा मुझे कौन कौन सी वैल्यू आएंगी। -10 -3, इसका मतलब माइनस का 13 के, माइनस का 13 के, -10 -1 मतलब -11 के, फिर -10 0, तो आई कैन से -10 के, फिर इसके बाद -10 और +1, तो इसको लिख सकते हैं -9 के, फिर इसके बाद -10 +3, तो -10 +3 का मतलब हो जाएगा प्लस का 7 के, ठीक है। इतने स्पेक्ट्रम वैल्यूज अभी और आएंगे, क्यों, क्योंकि जब ये 10 किलो का मल्टीप्लाई होगा तो एक बार प्लस करेगा और एक बार माइनस करेगा, राइट। एक बार
सभी पर 10 के जोड़ दिया और एक बार सभी पर 10 के घटा दिया। तो जोड़ने के बाद ये स्पेक्ट्रम आया था, अब घटाने के बाद स्पेक्ट्रम माइनस में निगेटिव इस साइड आ जाएगा, राइट। तो मुझे लगता है यस सौरभ, -7, हाँ हाँ ठीक है ठीक है, बिल्कुल। आप अच्छा अच्छा, माइनस, सॉरी, दिस वन -7 के, राइट, करेक्ट सौरभ। अब देखो, अगर मैं स्टूडेंट्स यहां पर स्पेक्ट्रम को ड्रा करूं तो -10 -3 का मतलब कैन आई से कि -13 बना, दिस इज -13 के, राइट। और -13, थोड़ा सा इसको और आगे बनाते हैं, माइनस, क्योंकि बोर्ड में दिक्कत आएगी जी, ये मान लीजिए यहां कहीं -13 के बना और -13 के बाद -11 के, तो दिस इज, यहां से ये -11 के बना और फिर ये वैल्यू -10 बनी, फिर इसके बाद ये -9 के बना, -9 के, -9 के, और फिर इसके बाद -10 + 3, तो ये -7 के बना। आई होप सो यहां तक सबको क्लियर हो रहा होगा। ये ग्राफ मैंने कैसे बनाया है, ये ग्राफ 2 बार शिफ्ट हो गया, एक बार +10 से और एक बार -10 से। मुझे नहीं लगता इसमें किसी को दिक्कत होनी चाहिए। इस बार फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम कहां से कहां, -13 के यस, फिर -11 के यस, फिर -10 के यस, फिर इसके बाद -9 के यस, फिर -7 के यस, राइट। तो ये सारे डाटा आपको क्लियर हो रहे होंगे। अब इसके बाद ध्यान से मेरी बात को समझना, अगर इतनी बात आप सबको समझ में आ रही है तो मैं स्टूडेंट नीचे वाले डाटा को हटाना चाहूंगा। अगर यहां तक सबको क्लियरेंस है तो x-f का ग्राफ आप बना चुके हैं, ठीक है। x-f दैट इज x-t का फ्रीक्वेंसी डोमेन पर प्लॉट आप बना चुके हैं। अब इसके बाद आपको जरूरत है हाई पास फिल्टर की, इसके बाद आपको जरूरत है हाई पास फिल्टर की, राइट। स्टूडेंट्स एक बार यस लिखें तो मैं इसको नीचे वाले को हटा दूं, एक बार यस लिखें तो मैं नीचे वाले को हटा दूं, एक बार आप यस लिखें तो मैं नीचे वाले को हटा दूं, अगर यहां तक कोई इशू ना हो। चलिए, अब मुझे लगता है एज सच यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो मैं स्टूडेंट इसको हटा रहा हूं नीचे वाले को, ये समझाने के लिए जस्ट मैं लिख रहा था। अब देखो, अब अपने को क्या पता चला, अपने को पता चला, हाँ अपने को पता चला कि अब जो अपने पास नेचर है, अब जो अपने पास नेचर है, उस नेचर पर क्या वैल्यूज बन रही हैं। देखो, क्वेश्चन पर एग्जामिनर ने इस तरह से बोला था, बिल्कुल इत्मीनान से स्टूडेंट्स, टाइम लेते हुए, कोई जल्दबाजी नहीं, टाइम लेते हुए क्वेश्चन को सॉल्व आउट करें। जस्ट बेसिक ग्राफ का खेल है और कुछ नया नहीं है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था। देखिए यहां पर, अगर अब हम यहां पर प्रॉब्लम में बात कर रहे हैं डायग्राम की, तो डायग्राम मैंने आपको ऐसा दिया था, x(t), फिर बैलेंस मॉड्यूलेटर, फर्दर इसमें मल्टीप्लाई था 10 किलोहर्ट्ज का, राइट। 10K के बाद जो आ रहा था वो x-t था, और ये x-t पास हुआ स्टूडेंट्स हाई पास फिल्टर से। हाई पास फिल्टर जिसकी कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, जिसकी हाईएस्ट कट ऑफ फ्रीक्वेंसी कितनी है, 10K, जिसके बारे में बोला गया जिस पर f का मान कितना है, 10K। तो इसका जो आउटपुट आएगा वो आया x"t, और फ्रीक्वेंसी डोमेन में उसको x"f बोल सकते हैं। मतलब इसके जस्ट नीचे एक, इसके जस्ट नीचे एक हम लोग स्पेक्ट्रम ले सकते हैं। मेरी बात को ध्यान से सुनना, स्पेक्ट्रम जो अब आप बनाओगे, अब जो स्पेक्ट्रम आप बनाओगे वो स्पेक्ट्रम है x"f का, राइट। तो x"f, अपने पास स्पेस थोड़ा कम है,
इसलिए मैनेज करते हुए चलना। आप देखो अब क्या हुआ, आपको ये बात क्लियर होनी चाहिए कि आपने एक फिल्टर डिजाइन किया है जो कि हाई पास फिल्टर है, मतलब जो 10 किलो से ऊपर की फ्रीक्वेंसीज को ही पास करेगा। तो अब मेरी बात सुनिए, स्पेक्ट्रम आपके पास पॉजिटिव एज वेल एज निगेटिव बोथ साइड है, स्पेक्ट्रम एज वेल एज पॉजिटिव एंड निगेटिव बोथ साइड है। और आपको क्लियर हो रहा था आपके पास स्पेक्ट्रम में, देखिए आपके पास स्पेक्ट्रम में 7 के, फिर 9 के, फिर 10 के, और फिर 11 के, और फिर 13 के, ये वैल्यूज थी, राइट। और निगेटिव साइड आपके पास माइनस का 7 के, हाँ, फिर माइनस का 9 के, फिर माइनस का 10 के, फिर माइनस का 11 के, ये जस्ट समझाने के लिए लिख रहा हूं, फिर लास्ट में माइनस का 13 के, ये वैल्यूज थी। तो बताओ, अगर आपने माय डियर स्टूडेंट्स एक हाई पास फिल्टर लिया, एक हाई पास फिल्टर लिया जो केवल यहां तक के सिग्नल को पास करेगा, इसी तरह 10 के से ऊपर की वैल्यू दिस, इनको पास करेगा, तो आपने एक हाई पास फिल्टर लिया है जो 10 के से ऊपर की फ्रीक्वेंसीज को पास करेगा, और यहां निगेटिव साइड भी 10 के से ऊपर की फ्रीक्वेंसीज को पास करेगा, तो -10 के से दिस साइड। तो अगर 10 के से ऊपर की फ्रीक्वेंसीज को पास करेगा तो ये पॉजिटिव एज वेल एज निगेटिव दोनों फ्रीक्वेंसीज पर काम करेगा। तो हाई पास फिल्टर पर बोला गया था fh का मान 10 के, तो ध्यान से देखो -10 के ऊपर जो स्पेक्ट्रम है हाई पास मींस इससे ऊपर वाली वैल्यूज को ये पास करेगा, इससे ऊपर वाली वैल्यूज को ये पास करेगा, एक्सेप्टेड। इसका मतलब ये भी पास होगा और ये भी पास होगा, लेकिन क्या ब्लॉक हो जाएगा, इससे नीचे पर जो भी वैल्यू है उस पर गुणा 0 होगा, तो ये वाली टर्म अपने पास क्या हो जाएगी, 0। अगर आप इसको बिल्कुल प्रॉपर वे में समझना चाहते हैं तो मैं स्टूडेंट इसको नीचे बना देता हूं। अगर थोड़ा आप इसको प्रॉपर वे में समझना चाहते हैं तो मैं आपको इसको थोड़ा नीचे बनाकर समझा देता हूं। देखो होगा क्या, एक्चुअल में हमें नेक्स्ट वाले फिगर में ऐसा लिखना चाहिए, ताकि क्लियरिटी बढ़ जाए। बट मुझे लग रहा था इतना आप समझ रहे हैं, इसलिए मैंने डायरेक्ट लिखने की कोशिश की। बट अगर दिक्कत होती है तो आप बिल्कुल एग्जैक्ट वे में चीजों को थिंक करें। जैसे आप इस स्पेक्ट्रम में बोल सकते हैं कि आपने एक हाई पास फिल्टर लिया, हाई पास फिल्टर पर मैग्नीट्यूड हमने 1 ले लिया बाय डिफॉल्ट। दैट मींस आपने इस समय, अगर आप इस डिजाइनिंग को नहीं लिखना चाहते, इसको नहीं लिखना चाहते ऊपर, तो स्टूडेंट्स आप नीचे वाली लाइन पर ऐसा लिख सकते हैं। अब नीचे वाली लाइन पर आप ऐसा लिख सकते हैं कि यहां पर आपने मल्टीप्लाई किया। देखो हाई पास फिल्टर, बेसिकली हाई पास फिल्टर जो होगा, हाई पास फिल्टर की अगर मैं कैरेक्टरिस्टिक बनाऊं तो हाई पास फिल्टर की कैरेक्टरिस्टिक 10 के से ऊपर वाले सिग्नल को हाई पास फिल्टर पर वैल्यू हमेशा क्या होगी, 1, 10 के से ऊपर वाले पर, और इससे पहले वैल्यू 0। निगेटिव साइड -10 के से ऊपर दिस साइड, इस पर हर जगह वैल्यू क्या होगी, 1, और -10 के से नीचे इस साइड हर जगह वैल्यू क्या है, 0। अब आप मेरे को एक बात बताओ, अगर स्टूडेंट्स आप इस वाले स्पेक्ट्रम का मल्टीप्लाई इस वाले स्पेक्ट्रम से करें तो आप मुझे बताइए, क्या अपने पास हाई पास फिल्टर के बाद अब जो आउटपुट आएगा, इसका नाम, हाई पास फिल्टर की कैरेक्टरिस्टिक को मैंने नाम दे दिया h ऑफ f, हाई पास फिल्टर की कैरेक्टरिस्टिक को h ऑफ f नाम दे दिया। ये कैरेक्टरिस्टिक बता रही है कि प्लस का 10 के से ऊपर जो भी सिग्नल है उस पर इसकी वैल्यू 1 है, और -10 के से ऊपर जो भी वैल्यू है दैट इज 1 है। मतलब 10 किलो पॉजिटिव पर, 10 किलो निगेटिव पर, क्योंकि अपना स्पेक्ट्रम दोनों साइडेड है, तो +10 के और -10 के, -10 के से दिस साइड, +10 के से दिस साइड। अब देखो
अगर आप इसका इससे गुणा कराएं तो क्या नीचे ये वाला सिग्नल का पार्ट एज इट इज मिल जाएगा? तो कहना इसे -13 के दिस इज -11 के, यहां तक की वैल्यू मिली। और इसके बाद दिस इज -10 के, दिस इज -10 के। लेकिन क्या ये वाला स्पेक्ट्रम मिलेगा? नहीं मिलेगा। इसका जब 1 से गुणा करोगे तो एज इट इज वही स्पेक्ट्रम आएगा, और जब इसका 0 से गुणा करोगे तो ये टर्म खत्म हो जाएगी। एक्सेप्टेड? इसी तरह यहां सब कुछ 0 0 है, तो 0 से गुणा करने पर सब खत्म हो जाएगा, केवल 10K के बाद वाला सिग्नल आएगा। दैट इज लाइक दिस, दिस इज 10K, दिस इज 11K, एंड दिस इज अगेन 13K। मुझे लगता है आप सभी कंफर्टेबल होंगे कि x"f का ग्राफ कैसे आया है। x"f के ग्राफ में किसी को दिक्कत हो तो वो मुझे मेंशन कर सकता है। x"f के ग्राफ में अगर किसी को दिक्कत हो, दे कैन आस्क। मुझे लगता है फाइनल आंसर अब आपका आ गया होगा। अब आपका फाइनल आंसर आ गया होगा। बैलेंस मॉड्यूलेटर के बाद 13K शिफ्ट कराइए। एक मिनट, निवेदिता क्या बोल रहे हो? कैरियर फ्रीक्वेंसी सेकंड कैरियर 13K, यस। अब से एक योर आंसर इज बी। और किसी का कोई आंसर? और किसी का कोई आंसर? पिंकी, अदिति, अनुराधा, मुकेश, नवीन, आंसर्स दीजिए। फाइनल आंसर, फाइनल आंसर जो भी दिमाग में आ रहा हो। ऋतु, जो भी दिमाग में फाइनल आंसर आप लोगों के आ रहा हो बोलिए। सौरभ, अंशिका, आकाश, सुजीत, शिवरतन, जो भी माइंड में आंसर्स आ रहे हो। जो भी माइंड में आपके आंसर आ रहे हो आप लोग रिप्लाई करें। बहुत सिंपल सी बिट है स्टूडेंट्स, केवल शिफ्टिंग +13 -13 की शिफ्टिंग करनी है। 13K आंसर आप लोगों के सामने होगा। चलिए, ऊपर वाले स्पेक्ट्रम्स को अब मैं हटा देता हूं। ऊपर वाले स्पेक्ट्रम को अब मैं हटा देता हूं क्योंकि मुझे लगता है यहां तक आपको बेसिक क्लैरिफिकेशन हो चुका है। ऊपर वाले स्पेक्ट्रम को अब मैं हटा देता हूं क्योंकि स्टूडेंट्स यहां तक आपको बेसिक क्लैरिफिकेशन हो चुका है। इसके बाद जस्ट अब मैं +13 और -13 की शिफ्टिंग कराऊंगा। ठीक है, काफी टाइम दे चुका हूं मैं इसमें। जी, अब यहां पर इस क्वेश्चन पर चलिए सबसे नीचे वाले स्पेक्ट्रम पर मैं शिफ्टिंग कराऊंगा। नीचे वाले स्पेक्ट्रम को समझाने के लिए मैं ऊपर ड्रा कर लेता हूं। नीचे वाले स्पेक्ट्रम को केवल फॉर अंडरस्टैंडिंग, केवल फॉर अंडरस्टैंडिंग मैं इसको ऊपर ड्रा कर लेता हूं स्टूडेंट, ओनली फॉर बेसिक अंडरस्टैंडिंग। अगर अब मैं इस स्पेक्ट्रम को अपवर्ड ड्रा करूं तो आपको क्लैरिफिकेशन होगा। देखो, एक्स, जस्ट इस ग्राफ को ऊपर बना रहा हूं बस। x"f का ग्राफ अपने पास लाइक दिस था। ग्राफ में एक कंपोनेंट था अपने पास 10K से 13K। से दिस इज 10K और 10K के बाद दिस इज 11K। फर्दर
ये वाली वैल्यू 13 के है, थोड़ा दूर है, दिस इज 13 के। ऐसे ही यहां स्पेक्ट्रम वाइज वैल्यूज दिस साइड से अगर हम देखें तो यहां पर दिख रहा था -13 के से -11 के तक, और फिर दिस इज 10 के, -10 के। अब इस स्पेक्ट्रम पर आप थोड़ा सा नोटिस करो, लास्ट स्टेज में एग्जामिनर ने बोला था 13 के का मल्टीप्लाई, 13 किलोहर्ट्ज का अगर मल्टीप्लाई आप करते हो तो आपके पास जो आउटपुट बनेगा उसमें पॉजिटिव फ्रीक्वेंसीज पर स्पेक्ट्रल पीक्स आपको कहां दिख रहे हैं, ये आपको पहचानना था। तो इसका मतलब मैंने स्टार्टिंग पर जो क्वेश्चन लिया था, प्रॉब्लम ये स्टूडेंट, बोर्ड का साइज फिक्स है जिस पर हम लोग क्वेश्चंस के साथ जब मूवमेंट करेंगे तो कई बार ऐसा हो सकता है कि मुझे डाटा रिमूव करना पड़े, राइट, एक बार इरेज करूं और फिर मैं डाटा को लिखूं। चलिए, अब यहां पर आप समझ रहे होंगे, क्वेश्चन इस तरह से दिया था, सॉरी, दिस इज x ऑफ t, इसके बाद बैलेंस मॉड्यूलेटर, इस बैलेंस मॉड्यूलेटर में एक कैरियर फ्रीक्वेंसी 10 किलोहर्ट्ज का मल्टीप्लाई था, इसके बाद आपके पास एक हाई पास फिल्टर था, हाई पास फिल्टर पर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, हाईएस्ट जो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी थी दैट इज 10 किलोहर्ट्ज, फिर इसके बाद इसका हाई पास फिल्टर का आउटपुट एज ए इनपुट बन गया नेक्स्ट एक बैलेंस मॉड्यूलेटर पर, और इस पर वैल्यू थी, सॉरी, दिस टाइम 13 किलोहर्ट्ज, और फिर आपसे y ऑफ t या y ऑफ f के ग्राफ के बारे में बात की गई थी। xt के साथ जो आउटपुट आ रहा था इसको x डैश t माना, दैट इज फ्रीक्वेंसी डोमेन x डैश f, इसके आउटपुट को x डबल डैश t माना, दैट इज x डबल डैश f, और अब यहां तक आप पहुंच गए हो, इसमें 13k का मल्टीप्लाई, तो आपको क्लियर होना चाहिए 13k का मल्टीप्लाई होने का मतलब एक बार एवरीवेयर प्लस 13k जोड़ देना, एक बार एवरीवेयर हर जगह प्लस 13k जोड़ देना। वैसे ये बातें आंख बंद करके अब आप लिख सकते हो, जस्ट मैं समझाने के लिए बीइंग फैकल्टी इस तरह से लिखता हूं, अदरवाइज नॉट रिक्वायर्ड। अब जो ग्राफ बन रहा है दैट इज y ऑफ f है। अब जो y ऑफ f में अपने पास ग्राफ बन रहा है स्टूडेंट्स, चेक करिए, देखिए, जब आप +10 के करेंगे तो 13 + 13 का मतलब, कैन आई से 13 + 13 का मतलब यहां वैल्यू आ जाएगी 26, सो दिस इज 26k, 26k से 13 और 11 मिलाकर 24, दिस इज, यहां वैल्यू है अपने पास 24k, एंड दिस 10 + 13 दैट इज 23, तो ये 23k था। इसके बाद फर्दर यहां देखिए 13 - 10, 13 - 10 का मतलब 3k, 13 - 12 मतलब 2k, और 13 - 13 मतलब 0, तो 0, दिस इज 0 बना, और यहां 2k बना, और यहां 3k बना। तो अगर मैं इस स्पेक्ट्रम की बात करूं तो ये ऐसा बनना चाहिए, 0 से 2k तक लाइक दिस, 0 से 2k तक लाइक दिस, और इसके बाद 3k पर लाइक दिस, ये ऐसा बनना चाहिए। इसके बाद ये थोड़ा सा और प्रॉपर बना देते हैं, 26 से लाइक दिस, एंड लाइक दिस, और इस समय जब आप माइनस करोगे तो देखो, माइनस करने का मतलब इस बार एक बार फ्रीक्वेंसीज की शिफ्टिंग प्लस के साथ हो गई, अगली बार फ्रीक्वेंसीज की शिफ्टिंग, एक बार आपने जब 13 किलो का मल्टीप्लाई किया है तो इस सिग्नल में +13 हो गया, और एक बार एवरीवेयर -13, तो -13 के
-13 के, फर्दर -13 के, -13 के और -13 के। अब मैं अगर ग्राफ देखूं तो देखो 13 - 13 का मतलब 0, यहां 11 - 13 का मतलब -2 के, और यहां 10 - 13 का मतलब -3 के। सो आई कैन से ये वाला ग्राफ इस बार यहां जब शिफ्ट होगा तो मैं इसको स्टूडेंट्स ग्रीन कलर से बना रहा हूं। इस बार समझना, ये वाली वैल्यू है 0 से -2 के, और फिर दिस इज -2 के बाद दिस इज माइनस का 3 के, दिस इज -3 के। फर्दर जब आप -10 -13 माइनस दिस की बात करोगे तो ये लास्ट में आएगा। -13 मींस -26, तो -26 से ये स्टार्ट हुआ, -26 के से स्टार्ट हुआ और कहां तक गया, -24 के, अप टू दिस -11 -13 -24 के, -10 -13 माइनस का 23 के, तो फिर लाइक दिस ये -23 के हो गया। क्या स्टूडेंट्स आप सभी को इस समय इस ग्राफ को बनाने में कोई इशू आ रहा हो तो बताएं। y ऑफ f बनाने में कोई इशू तो नहीं। y ऑफ f बनाते समय एक बार +13 कर दिया और एक बार -13 कर दिया। ये प्रॉपर हमारे पास आउटपुट का ग्राफ है। अभी तक हमने कोई टर्म हमारे पास मिसिंग नहीं है, सारी टर्म बिल्कुल प्रॉपर वे में है। अब इसको प्रॉपर वे में बनाने के बाद क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ो। डिटरमाइन द पॉजिटिव फ्रीक्वेंसीज एट विच y ऑफ f, डिटरमाइन द पॉजिटिव फ्रीक्वेंसीज। क्वेश्चन इस तरह से था, डिटरमाइन द पॉजिटिव फ्रीक्वेंसीज, determine the positive frequencies at which spectral peaks are there, at which spectral peaks are there। आपको बताना था आखिर कौन सी ऐसी पॉजिटिव फ्रीक्वेंसीज हैं जिसमें ग्राफ का स्पेक्ट्रल का पीक आ रहा है। तो अगर मैं स्पेक्ट्रल पीक की बात करूं तो देखो स्पेक्ट्रल पीक आपको, स्पेक्ट्रल पीक ये पीक पॉइंट किस फ्रीक्वेंसी पर मिल रहा है, +2 के। ऐसे ही इस ग्राफ में स्पेक्ट्रल पीक किस पॉइंट पर मिल रहा है, 24 के पर। ऐसे ही इस साइड -2 के पर भी एक स्पेक्ट्रल पीक है। ऐसे इस साइड -24 के पर भी एक स्पेक्ट्रल पीक है। बट ये जो फ्रीक्वेंसीज हैं -2 के -24 के, दीज आर निगेटिव फ्रीक्वेंसीज। तो निगेटिव फ्रीक्वेंसीज को हमें निग्लेक्ट करना है। हमें जो आंसर हमसे पूछा गया है उसने बोला था पॉजिटिव फ्रीक्वेंसीज पर। तो बताइए आखिर ऐसी कौन सी दो फ्रीक्वेंसीज हैं जिसमें स्पेक्ट्रल पर पीक आ रहा है। तो कैन आई से +2 के पर एक स्पेक्ट्रल पीक आ रहा है, +24 के पर भी एक स्पेक्ट्रल पीक आ रहा है, तो 24 के पर भी एक स्पेक्ट्रल पीक और +2 के पर भी एक स्पेक्ट्रल पीक। कौन सा ऑप्शन था, यू कैन चेक 2 किलोहर्ट्ज और 24 किलोहर्ट्ज, कौन सा ऑप्शन सही है। मैंने स्टूडेंट्स ऋतु क्वेश्चन लिखवाया था पूरा, ठीक है, क्वेश्चन मैंने पूरा लिखवाया था, ऑप्शन के साथ लिखवाया था, और मुझे नहीं लगता कि ये क्वेश्चन कहीं डरने वाला है। आप अगर स्टूडेंट लॉजिकल होकर चलेंगे तो क्वेश्चन में कुछ नया नहीं है, क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है। जस्ट प्रॉब्लम ये है कि अगर आपने इसको प्रॉपर रीड आउट कर नहीं कर रखा तो आपको दिक्कत आ सकती है। बट जस्ट ग्राफ में शिफ्टिंग्स हैं, और याद रखिए जब भी आपके पास किसी फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई होता है तो ग्राफ शिफ्ट होता है, एक बार प्लस और एक बार माइनस। ऐसे ही जब किसी फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई होता है तो ग्राफ में एक बार प्लस शिफ्टिंग एक बार माइनस शिफ्टिंग। ये क्वेश्चन मैंने कराया क्यों है, सुनो। अगर मैं इस प्रॉब्लम को ना कराऊं तो देखो क्या दिक्कत आती है। नंबर ऑफ टाइम्स आपसे एक कॉमन मिस्टेक होती है स्टूडेंट्स, आप स्टार्टिंग ग्राफ में ही निगेटिव फ्रीक्वेंसी को हटा देते हैं, दैट इज द ब्लंडर, राइट। आपको इस बात को समझना है, सबसे लास्ट में आपको केवल पॉजिटिव फ्रीक्वेंसीज काउंट करनी है। इसका ये मतलब नहीं कि स्टार्टिंग में ही स्पेक्ट्रम में निगेटिव फ्रीक्वेंसीज को हटा दें, राइट। ग्राफ जब स्टार्ट हुआ था तभी उस ग्राफ में बोले ये जो निगेटिव स्पेक्ट्रम है इसको हटा दो, गेटिंग माई वर्ड्स।
आपको तब से लास्ट स्टेप तक पूरे ग्राफ बनाने हैं। लास्ट स्टेप में जो उसने बोला है कि पॉजिटिव फ्रीक्वेंसीज पर जो ग्राफ आया उसके पॉजिटिव फ्रीक्वेंसीज पर स्पेक्ट्रल पीक आ रहा है, जिन फ्रीक्वेंसीज पर, उन फ्रीक्वेंसीज का मान बताइए। तो आंसर गोज टू 2K 24K। राइट, अच्छा क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था। मेरे को लगा ये क्लास नोट्स में होना चाहिए इसलिए करा दिया। आगे अब हम लोग मूव कर सकते हैं क्या स्टूडेंट्स? अब हम लोग आगे मूव कर सकते हैं। अंशिका, अगर निगेटिव और पॉजिटिव फ्रीक्वेंसीज दोनों की बात की होती तब वहां माइनस फ्रीक्वेंसीज को भी लिखेंगे। बीच में कैसे हुआ शिफ्ट एक्स डबल डैश एफ? जीरो पर तो नहीं था। कौन सा एक्स डबल डैश एफ? एक बात बताओ मुझे रितु, क्या ये कॉमन सेंस नहीं कह रहा कि एक्स डबल डैश एफ का ग्राफ दिस है? इस ग्राफ में बैलेंस मॉड्यूलेटर, ये जो एक्स डबल डैश टी है, क्वेश्चन में बोला गया है, आप लोग क्लास में रहो तो प्रॉपर रहो स्टूडेंट्स। एक्स डैश डबल टी में किसका मल्टीप्लाई हुआ है? 13K का। अगर 13K का मल्टीप्लाई हुआ है तो आप कह सकते हो 13K पर जब मल्टीप्लाई हुआ तो 13 के एक बार हर जगह +13 +13 +13 जोड़ेगा, +13 +13 +13, तो ग्राफ बने ब्लैक कलर वाले। फिर अगला ग्राफ एक बार -13 -13 -13 -13 -13 -13 के साथ, तो ग्राफ निगेटिव साइड बना। एक बार प्लस और एक बार माइनस। जब भी कोई कैरियर फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई होगी तो एक बार प्लस साइड और एक बार माइनस साइड शिफ्टिंग होती है। तो एक बार जोड़कर बनाया और एक बार घटाकर बनाया। तो ग्राफ में जब आपने मुझसे पूछा कि सर जीरो कैसे आया, तो देखिए जब आपने इस पर एक बार +13 +13 +13 किया होगा तो क्या 13 13 जोड़कर 26 के, यहां 11 और 13 जोड़कर 24 के, और 10 और 13 जोड़कर 23 के आया होगा। ऐसे ही जब यहां आपने हर जगह +13 +13 +13 जोड़ा होगा तो क्या अब स्टूडेंट्स -13 +13 का मतलब 0 के नहीं होगा, 13 -11 का मतलब +2 के नहीं होगा, 13 -10 का मतलब +3 के नहीं होगा। इस स्पेक्ट्रम को, ये स्पेक्ट्रम यहां जाकर शिफ्ट नहीं हो जाएगा क्या? दिस, यही तो बनाया है 0 से 2K से 3K, 0 2 और 3। ऋतु क्लियर हो रहा है? और एक बार माइनस पर, तो जब माइनस कराओगे तो दिस साइड ग्राफ बनेंगे, प्लस कराओगे तो दिस साइड ग्राफ बनेंगे। अब ये बात कई बार रिपीट करने वाली नहीं है। अगर आप क्लास में प्रॉपर रहे होंगे तो मैंने ये बात समझाई है कैसे ग्राफ बना है। कैन आई कंटिन्यू? मुझे कंटिन्यू करना चाहिए। नहीं किया था, ये आपकी प्रॉब्लम है स्टूडेंट्स। अंश का मेरी बात आपको क्लियर है? अगर निगेटिव और पॉजिटिव दोनों के साथ होता, राइट, ऑप्शन नहीं, ऑप्शन, अरे क्वेश्चन पढ़ो फिर अंशिका। क्वेश्चन में उसने पूछा है ना पॉजिटिव, क्वेश्चन में उसने साफ साफ लिखा है डिटरमाइन द पॉजिटिव फ्रीक्वेंसीज, तो आंसर प्लस वाला होगा, राइट? हाँ, निगेटिव फ्रीक्वेंसीज इसलिए बनाकर चल रहे हैं क्योंकि बाद में लास्ट में जब शिफ्टिंग के बाद प्रॉपर जो सिग्नल बनेगा उसमें हम देखेंगे कि अब हमारे पास कोई कौन कौन सी वैल्यूज पॉजिटिव पर हैं, राइट? तो इसलिए हमने स्टार्टिंग से निगेटिव फ्रीक्वेंसीज को निग्लेक्ट नहीं किया। अब आप देख रहे हो ना ग्राफ में, ये भी तो स्पेक्ट्रम आ रहा था, ये भी स्पेक्ट्रम आ रहा था, ये भी आ रहा था, ये भी आ रहा था, राइट? इसमें पॉजिटिव वाले ये हो गए और ये निगेटिव वाले हो गए। उसने पूछा पॉजिटिव का आंसर है तो हमने पॉजिटिव फ्रीक्वेंसीज में +2 के +24 के बताया। निगेटिव पूछा होता तो इसका अपोजिट हो जाता, -2 के -24 के, राइट? बात क्लियर है? ओके, कोमल क्लियर है मेरी बात? बिल्कुल, आपको यहां तक बनाना है, उसके बाद इसमें क्रॉस लगाना है कि ये दोनों आंसर पर नहीं है, आंसर पर दिस एंड दिस है। दिस इज +2 के, दिस इज +24 के। चलिए, ओके, कैन आई कंटिन्यू? ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट। अब देखो, अगर मैं यहां पर डिमॉड्यूलेशन ऑफ डीएसबी एससी की बात करूं, अगर अब मैं यहां पर डिमॉड्यूलेशन ऑफ
डीएसबी एससी की बात करूं तो डिमॉड्यूलेशन ऑफ डीएसबी एससी पर, डिमॉड्यूलेशन ऑफ डीएसबी एससी पर जैसे ही आपसे डिमॉड्यूलेशन ऑफ डीएसबी एससी की बात की जाएगी तो डीएसबी एससी पर डिमॉड्यूलेशन का मतलब है, जैसे मैं आपको क्लियर कर दूं, देखो कम्युनिकेशन पर सबसे ज्यादा एनालॉग कम्युनिकेशन में एएम पर क्वेश्चन फ्रेम किए जाते हैं। बट स्टूडेंट्स, कई क्वेश्चन जैसे जैसे आप एसएसबी और वेस्टिजियल साइड बैंड खत्म करोगे तो आपको लगेगा कि कई क्वेश्चंस मिक्स कैटेगरी में भी आते हैं। अब जैसे ये क्वेश्चन था, इसको आप नहीं बोल सकते कि ये एएम था कि क्या डीएसबी था, क्या था, मिक्स कैटेगरी था, राइट। बीच में हाई पास भी लगा दिया, बाद में फिर बैलेंस मॉड्यूलेटर लगा दिया। जस्ट वो आपका ये देखना चाहता था कि आप ग्राफ में शिफ्टिंग जानते हो या नहीं, बाकी और कुछ नहीं था। गेट में 2 मार्क्स में क्वेश्चन था, ये गेट में 2 मार्क्स में था। आपके यहाँ 2 मार्क्स का क्वेश्चन नहीं बनता, इसलिए इसके आने के चांस नहीं होते। बट कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए क्वेश्चन अच्छा था, इसलिए मैंने इसको लिया था। अब देखो, अगर मैं डिमॉड्यूलेशन की बात करूं, डिमॉड्यूलेशन की बात करूं तो जनरली स्टूडेंट्स यहां पर हम लोग सिंक्रोनस डिटेक्टर की बात कर रहे हैं। इनवलप डिटेक्टर मेथड में आपको पहले पढ़ा चुका हूं। इनवलप डिटेक्टर का मतलब आपको क्लियर होगा। इनवलप डिटेक्टर मेथड का मतलब सिंपली आप मॉड ऑफ एमटी को डिटेक्ट कर लेंगे, राइट। तो मैं यहां पर बात कर रहा हूं डिमॉड्यूलेशन ऑफ, डीमॉड्यूलेशन ऑफ, डीमॉड्यूलेशन ऑफ डीएसबीएससी सिग्नल, राइट। इनवलप डिटेक्टर मेथड में आपको पहले पढ़ा चुका हूं कैसे पॉजिटिव पीक्स को डिटेक्ट करता है, कैपेसिटर कैसे लगता है, राइट। उस मेथड से भी हम लोग डिमॉड्यूलेशन कर सकते हैं। बट फ्रिक्वेंटली जो आपके एग्जाम में क्वेश्चंस फ्रेम होता है वो सिंक्रोनस डिटेक्टर पर यूज होता है। तो मैं यहां पर सिंक्रोनस डिमॉड्यूलेशन टेक्निक की ही बात कर रहा हूं। दैट मींस यहां हम लोग यूजिंग सिंक्रोनस डिटेक्टर की बात कर रहे हैं। अगर इन्वेलप डिटेक्टर का होगा तो क्या ये चेक करेगा, मॉड ऑफ एम्प्टी, मॉड ऑफ एम्प्टी, क्योंकि जो मैसेज सिग्नल बनेगा उसका ये क्या कर देगा, मॉड ले लेगा, मॉड के फॉर्म पर एनवेलप को डिटेक्ट करेगा। सिंक्रोनस डिटेक्टर, सिंक्रोनस डिटेक्टर एक्चुअल में स्टूडेंट्स इन्वेलप डिटेक्टर का ड्रॉबैक यहां ये है, ये बहुत प्रॉपर, क्योंकि वहां फेज रिवर्सल की प्रॉपर्टी कल मैंने आपको बताया था, जब रिंग मॉड्यूलेटर आपने पढ़ा था तो आपने देखा था अंदर इन्वेलप में फेज रिवर्सल भी होता है, ये प्रॉपरली डिटेक्ट नहीं कर पाता, राइट। सो दैट्स वाई बहुत प्रॉपर एप्लीकेशन इन्वेलप डिटेक्टर नहीं है। लेकिन सिंक्रोनस डिटेक्टर में वही प्रॉब्लम है, क्वाड्रेचर नल इफेक्ट की, राइट, क्वाड्रेचर नल इफेक्ट की प्रॉब्लम है। सो दैट्स वाई इसकी डिजाइनिंग पर हम लोग चाहते हैं क्वाड्रेचर नल इफेक्ट ना हो। तो इसका सिंपल सा एक ऑब्जेक्टिव न्यूमेरिकल में आया था, इसलिए मैं इसको करा रहा हूं। क्वेश्चन पर सिंक्रोनस डिटेक्टर के लिए 2 केस की मैं बात कर रहा हूं। पहले केस फर्स्ट, सिंक्रोनस का मतलब हमारे पास फेज और फ्रीक्वेंसी सिंक्रोनाइज होनी चाहिए, राइट। फेज और फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए, सिंक्रोनाइज डिमॉड्यूलेशन के टाइम। तो मैं इसका अगर ब्लॉक डायग्राम बनाऊं तो आई कैन से डीमॉड्यूलेशन का मतलब है सेम सिग्नल को फेच करना। तो आपने यहां से एक डीएसबी एससी सिग्नल भेजा जिसको एक प्रोडक्ट मॉड्यूलेटर, राइट, एक प्रोडक्ट मॉड्यूलेटर पर एक कैरियर सिग्नल के साथ, दिस इज सी ऑफ टी, और इस सी ऑफ टी पर वैल्यू है ए सी कॉस 2 पाई एफ सी टी। इसका मल्टीप्लाई कराया, इसके जस्ट बाद आपने डिमॉड्यूलेटर का मतलब मॉड्यूलेशन में बैंड पास फिल्टर और डिमॉड्यूलेशन में, मॉड्यूलेटर में, हेलो हाय दिस, नहीं नहीं अभी कुछ नहीं, मैं आ रहा हूं। हम्म, नहीं नहीं नहीं, कहां पर हूं अभी, क्या बताया,
हम्म हम्म हाँ हाँ देख लेना, मैं भी आऊंगा, मैं भी आऊंगा आऊंगा। बस मैं थोड़ी देर में निकल रहा हूँ, आ रहा हूँ बस निकल रहा हूँ। नहीं 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 नहीं। हैं? अभी कहाँ पर हो? अच्छा अच्छा, नहीं तो मैं वहीं रहो, फिर मैं थोड़ी देर में आऊंगा, ठीक है। नहीं 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 नहीं, तुम वहीं रहो, मैं फिर अभी मैं क्लास ले रहा हूँ एक्चुअली। ठीक ठीक ठीक, चलो मैं अभी क्लास में हूँ, फिर बाद में बात करूंगा, ठीक है। चलो, ओके। सॉरी स्टूडेंट्स, सॉरी क्लास। हाँ, आपके पास किस पर अब से हमने स्पेक्ट्रम वाइज जैसे एचपीएफ की बात की थी, वैसे बीपीएफ पर भी होगा, एलपीएफ पर भी होगा, एवरीवेयर होगा। बट जब भी हम लोग कंसिडरेशन करते हैं अपने सिग्नल्स की, तो याद रखिए बैंडविड्थ की कैलकुलेशन करते समय, बैंडविड्थ की कैलकुलेशन करते समय केवल पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी से कैलकुलेशन कर लेते हैं, क्योंकि निगेटिव फ्रीक्वेंसीज का एग्जिस्टेंस नहीं होता। एक्सेप्टेड अब से, इसलिए हम लोग केवल पॉजिटिव स्पेक्ट्रम को लेकर बैंडविड्थ की कैलकुलेशन कर लेते हैं। लेकिन जब पावर की कैलकुलेशन होती है, तो पावर की कैलकुलेशन पॉजिटिव एज वेल एज निगेटिव दोनों की करते हैं। बैंडविड्थ को कैलकुलेट करते समय हम निगेटिव फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम को निग्लेक्ट कर देते हैं। बट हमारे पास जब भी बात होगी पावर की, आप याद करिए एएम में जब पावर निकलवाई थी, जब मैंने आपको डीएसबीएससी में पावर निकलवाई थी, तो पॉजिटिव एज वेल एज निगेटिव साइड बैंड्स पर दोनों साइड बैंड्स को लिया था। एक्सेप्टेड? मेरी बात अब से क्लियर हो रही है? तो पावर कैलकुलेशन में आप दोनों टर्म्स को लेते हैं। ओके। जब किसी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ सर, कैरियर एंड मैसेज को सर्किट के फॉर्म में रखने के लिए क्या हमें मैसेज को कैरियर के सीरीज में, एक मिनट सर, कैरियर एंड मैसेज को सर्किट से फॉर्म में मल्टीप्लिकेशन करने के लिए क्या हमें मैसेज को कैरियर के सीरीज में, मैसेज को कैरियर के सीरीज, नहीं ऐसा तो नहीं है नवीन। ये तो हम देखते हैं कि हमें फॉर्मेशन कैसा चाहिए। अगर आपको फॉर्मेशन चाहिए लाइक दिस, एम टी इंटू सी टी, तो आप एम टी इंटू सी टी का फॉर्म बनाते हैं। और अगर आपको प्लस बनाना होता है, तो मैंने आपको एएम में जनरेशन में टेक्निक बताई है कैसे करते हैं, फिर जनरेशन का एएम का मेथड यूज करते हैं, राइट, क्योंकि हमें कैरियर प्लस मैसेज इंटू कैरियर चाहिए होता है वहां। क्लियर? लेकिन स्टार्टिंग में जनरेशन पढ़ा नहीं सकते, तो स्टार्टिंग में हम लोग डायरेक्ट लिखते हैं कैरियर प्लस मैसेज इंटू कैरियर, और तब मैसेज इंटू कैरियर के साथ एक मल्टीप्लीकेशन पर एम्पलीट्यूड सेंसिटिविटी ले लेते हैं, दैट इज ए। ओके, चलो अब देखो, डीएसबी-एससी सिग्नल में आपने यहां एक प्रोडक्ट मॉड्यूलेटर कोई ले लिया, और इसके बाद मतलब बैलेंस मॉड्यूलेटर हो सकता है, प्रोडक्ट मॉड्यूलेटर हो सकता है, इसके बाद एक लो पास फिल्टर लिया, और लो पास फिल्टर के बाद अब आपके पास यहां स्टूडेंट्स आउटपुट वैल्यू बनेगी। तो दिस इज डीएसबी-एससी, यहां प्रोडक्ट मॉड्यूलेटर, यहां कैरियर एंड दिस। याद रखना, ये जो कैरियर है दिस इज लोकल ऑक्सीलेटर है। लोकल ऑक्सीलेटर पर हमारी कोशिश होगी कि हम सेम फ्रीक्वेंसी और सेम फेज पर बात करेंगे। किस पर? सेम फ्रीक्वेंसी सेम फेज पर। तो फ्रीक्वेंसी तो हमारे पास 2 पाई एफसीटी है, बट फेज डिफरेंस अभी मैंने नहीं लिया, जीरो केस मान लिया। फाइव, अभी फेज डिफरेंस कितना है? जीरो। अगर फाइव का मान जीरो है, तो आप देखिए डीएसबी एससी सिग्नल की अगर मैं बात करूं, तो कहना इसे, देखो सभी लोग, डीएसबी एससी सिग्नल, स्टूडेंट्स मैं रिप्रेजेंटेशन यहां लिख रहा हूं,
स्पेस वहां नहीं है, मैं यहां से स्टार्टिंग कर रहा हूं। देखिए डीएसबीएससी सिग्नल, डीएसबीएससी सिग्नल क्या था अपने पास? डीएसबीएससी सिग्नल जो आपने जनरेट किया था वो आया था, डीएसबीएससी सिग्नल कैन बी गिवन बाय, कैन बी गिवन बाय, दिस इज एस ऑफ टी इज इक्वल टू कैरियर इनटू मैसेज। कैरियर सिग्नल का मतलब सी ऑफ टी का मतलब AC cos 2 pi FCT into M of T, this is nothing but S of T। ये आपके पास मॉड्यूलेटिंग सिग्नल है। अब मॉड्यूलेटिंग सिग्नल का फर्दर कैरियर में गुणा हो रहा है। ये वाला सिग्नल DSBSC है, DSBSC का मतलब DSBSC सिग्नल में कैरियर इनटू मैसेज होता है। अब इस सिग्नल में आपसे बोला गया आफ्टर प्रोडक्ट मॉड्यूलेशन, मान लीजिए ये वैल्यू हमारे पास आ रही है x डैश टी, ठीक है, इसको मैंने x डैश टी मान लिया। तो x डैश टी का मतलब क्या होगा? x डैश टी का मतलब होगा इन दोनों का मल्टीप्लाई। तो कहना इसे x डैश टी का मतलब DSBSC सिग्नल जो मॉड्यूलेटेड सिग्नल है इनटू कैरियर। अब आप समझ सकते हैं, अब आप समझ सकते हैं, ये लाइन मैं यहां से लिख रहा हूं, देखो x डैश टी का मतलब, st का मतलब था ऊपर वाली लाइन, st का मतलब दिस, राइट जी, AC cos 2 pi FCT इंटू MT, और इस पर फर्दर किसका मल्टीप्लाई कर दें स्टूडेंट्स? इस पर फर्दर मल्टीप्लाई कर दें कैरियर का, और कैरियर आपने इस समय जो लिया है दिस इज लोकल ऑक्सीलेटर के थ्रू सेम कैरियर आपने जनरेट किया, इसको हमने लिख लिया AC cos 2 pi FCT, AC cos 2 pi FCT। अब जरा आप समझो, क्या x डैश टी का मतलब, क्या x डैश टी का मतलब इन दोनों का मल्टीप्लाई AC स्क्वायर M ऑफ टी और फर्दर cos 2 pi FCT, cos 2 pi FCT मींस cos स्क्वायर 2 pi FCT। पूरे कम्युनिकेशन में cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस cos 2 थीटा बाई 2, एक ही फार्मूले की बार बार जरूरत पड़ती है, ओपन कर लो। AC स्क्वायर M ऑफ टी, cos स्क्वायर थीटा को अगर आप ओपन करेंगे तो क्या ये वैल्यू इस फॉर्म में आ जाएगी? 1 प्लस cos 2 थीटा मींस 2 पाई FC में 2 का गुणा cos 4 पाई FCT अपॉन में 2, ठीक है। तो क्या ये वैल्यू, सॉरी दिस टाइम x डैश टी क्या बन जाएगा? कैन आई से x डैश टी का मतलब एक बार इसमें मल्टीप्लाई, तो दिस इज नथिंग बट AC स्क्वायर M ऑफ टी बाई 2 प्लस फर्दर AC स्क्वायर M ऑफ टी cos 4 पाई FCT बाई 2। अब आप खुद जानते हैं स्टूडेंट्स, अगर इस x डैश टी को पास कराएं किसी लो पास फिल्टर से, तो लो पास फिल्टर हाई फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट को ब्लॉक कर देगा, राइट। और यहाँ cos 4 पाई FCT एक हाई फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट है, तो ये ब्लॉक हो जाएगा और बचेगा क्या? मैसेज वाला कंपोनेंट। तो इसी को हम लोग यूज कर लेंगे एज ए आउटपुट सिग्नल। आउटपुट सिग्नल में मैंने बताया था एम्पलीफायर्स लगे होते हैं, जो एम्पलीफायर्स, राइट, जो एम्पलीफायर्स हमारे पास क्या करते हैं, AC स्क्वायर बाई 2 का उल्टा 2 बाई AC स्क्वायर का गुणा करके वापस MT दे देते हैं, राइट। तो पहले आप यहां तक लिख लो अप टू x डैश टी तक। फिर से सुन लो, DSBSC सिग्नल का नाम दे दिया मैंने S ऑफ टी, और ये S ऑफ टी क्या होता है? मैसेज इनटू कैरियर। तो सबसे पहले मैसेज इनटू कैरियर में एक और कैरियर का मल्टीप्लाई, तो S ऑफ टी का मतलब मैसेज इनटू कैरियर, कैरियर का मान AC cos 2 pi FCT और मैसेज मींस MT। अब इसमें फर्दर x डैश टी लिखते समय जब इस वैल्यू को लिखोगे तो कैरियर का एक और गुणा हुआ,
तो एस टी इंटू सी टी, और जब इस वैल्यू को आपने सॉल्व किया तो ये ऐसा कंपोनेंट आ गया। मुझे लगता है यहां तक सभी कंफर्टेबल होंगे। एक बार मुझे बता दें, अगर यहां तक सभी कंफर्टेबल हो, अगर यहां तक सभी कंफर्टेबल हो तो एक बार मेरे को बता दें, लिख चुके हो अगर, अप टू दिस। अब देखो यहां स्टूडेंट्स, आपने अगर लो पास फिल्टर लिया है, किसकी बात कर रहे हैं, लो पास, तो लो पास फिल्टर का मतलब आप खुद जानते हैं, लो फ्रीक्वेंसीज को पास कराना, हाई फ्रीक्वेंसी को ब्लॉक कराना, लो फ्रीक्वेंसी को पास कराना, हाई फ्रीक्वेंसी को ब्लॉक कराना। तो यहां पर अगर इस समय हम बात करें तो हमें ये क्लियरिटी आनी चाहिए कि यहां पर एक्स डैश टी का मान, दो कंपोनेंट है, AC स्क्वायर बाई 2 m ऑफ टी जी प्लस AC स्क्वायर बाई 2 और m ऑफ टी इंटू कॉस 4 पाई एफ सी टी। आप मुझे बताइए, जब इस x डैश टी को आप लो पास फिल्टर से पास कराओगे, तो लो पास फिल्टर मैसेज सिग्नल, कोई लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल है, इसको तो पास कर देगा, इसको पास करेगा, बट cos 4 पाई एक हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल है, एफसी, cos 4 पाई एफसी एक हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल है, तो इसको क्या करेगा, रिजेक्ट करेगा। अगर इसको रिजेक्ट करा दिया तो बताओ अब जो आउटपुट पर बनेगा, क्या हम बोल सकते हैं हमारे पास जो आउटपुट है, मान लो वी नॉट, क्या ये वी नॉट आउटपुट शुड बी इक्वल टू आउटपुट वी नॉट ऑफ टी बराबर क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, AC स्क्वायर बाई 2 m ऑफ टी। और आपको पता है AC स्क्वायर बाई 2 को हटाने के लिए हम एक और एम्पलीफायर लगाएंगे जिसका गेन होगा 2 बाई AC स्क्वायर, तो ये दोनों कट जाएंगे तो मैसेज आ जाएगा, राइट। ये बात पिछले केस में पढ़ा चुका हूं। तो अपने पास एज इट इज मैसेज कंपोनेंट आ गया, m ऑफ टी हमें लाना था, आ गया, राइट। इसके साथ कोई इशू नहीं आया। लेकिन अगर मैं केस सेकंड की बात करूं तो दिक्कतें स्टार्ट हैं। ये द हेडिंग केस सेकंड, पहले यहां तक लिख लो, फर्स्ट यहां तक लिख लो, यहां तक लिख चुके हो तो मेरे को यस करना। जब यहां तक लिख लें तो मेरे को यस कर दें। मैं स्टूडेंट्स यहां से फेज डिफरेंस वाली बात भी करूंगा, मैं यहां से फेज डिफरेंस की अब बात करूंगा, दैट मींस cos 2 पाई FCT प्लस 5। ठीक है, अब देखो यहां पर अगर हम लोग बात करें cos 4 पाई FCT की, सॉरी cos 2 पाई FCT प्लस 5 की, मतलब मान लीजिए यहां केस सेकंड की बात करें, जब आपने सिंक्रोनस डिटेक्टर लिया और इस समय एक फेज डिफरेंस भी ऑब्जर्व हो रहा है, एक फेज डिफरेंस भी ऑब्जर्व हो रहा है। तो अगर एक फेज डिफरेंस ऑब्जर्व हो रहा है, ये तो क्लियर हो गया कि इसके साथ कोई इशू नहीं है, इसने AC स्क्वायर बाई 2 m ऑफ टी दिया था, मतलब एग्जैक्टली मैसेज सिग्नल मिल जाएगा। लेकिन अगर मैं बात करूं केस सेकंड की जी, तो स्टूडेंट्स केस सेकंड पर इस समय C ऑफ टी के साथ दिक्कत ये है कि ये AC cos 2 पाई FCT प्लस 5 है, मतलब इस समय अगर मैं बात करूं तो ये DSB SC सिग्नल है S ऑफ टी, यहां एक प्रोडक्ट मॉड्यूलेटर है या बैलेंस मॉड्यूलेटर, सॉरी प्रोडक्ट मॉड्यूलेटर है,
या बैलेंस मॉड्यूलेटर है, प्रोडक्ट मॉड्यूलेटर पर नीचे से जो कैरियर जनरेट करके भेजी जा रही है, इस कैरियर पर फेज डिफरेंस भी आ रहा है, इस कैरियर पर फेज डिफरेंस भी आ रहा है, दैट इज AC cos 2 पाई FCT प्लस फाइव। अगर कैरियर जो लोकल ऑक्सीलेटर, दिस इज लोकल ऑक्सीलेटर LO, लोकल ऑक्सीलेटर से कैरियर जनरेट करते समय अगर फेज डिफरेंस आ गया, तो अब यहां फर्दर जब आप लो पास फिल्टर यूज करेंगे, इसके बाद आउटपुट लेंगे, तो आउटपुट का मतलब क्या है, V0 लो पास फिल्टर से पास करोगे और XT और CT का गुणनफल X डैश T है जी। अब आप मुझे बताओ, अगर मैं इस बार वर्किंग की बात करूं, तो क्या ये बात सभी को क्लियर है कि इस समय फेज डिफरेंस की वजह से क्वाड्रेचर नल इफेक्ट QNE वाली प्रॉब्लम अराइज होगी, क्वाड्रेचर नल इफेक्ट वाली प्रॉब्लम दिखने लगेगी आपको। क्वाड्रेचर नल इफेक्ट का मतलब, क्वाड्रेचर नल इफेक्ट का मतलब देखो, यहां पर अगर मैं QNE की बात कर रहा हूं, इसका बेसिक मतलब क्या है, थोड़ा सा लिसन करना केयरफुली। देखिए स्पेस की प्रॉब्लम होगी, चलो मैं ऊपर लिखकर समझाता हूं। देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले अगर मैं S ऑफ T की बात करूं, तो S ऑफ T का मतलब जो DSB सिग्नल था, DSB SC सिग्नल क्या था अपने पास, बेसिक कैरियर इनटू मैसेज, बेसिक कैरियर इनटू मैसेज। ध्यान देना, जो कैरियर आपने मॉड्यूलेशन के टाइम लिया था वो था CT, उसका मान था AC cos 2 पाई FCT। मैं डायरेक्ट लिखता हूं नहीं तो आप कंफ्यूज हो गए। S ऑफ T का मान जो आप ले रहे थे स्टार्टिंग में, उसमें कैरियर की वैल्यू थी AC cos 2 पाई FCT इंटू मैसेज M ऑफ T था। ये अपने पास DSB SC सिग्नल था। इस DSB SC सिग्नल पर मैं एक लोकल ऑक्सीलेटर से कैरियर जनरेट कराकर इसका मल्टीप्लाई करा रहा हूं। मुझे कैरियर सिंक्रोनस का मतलब होता है सिंक्रोनाइज। सपोज मेरी घड़ी पर 7:25 है और आपकी वॉच पर 7:25 है, सेकंड वाली सुई 15 सेकंड पर है, आपकी सुई भी 15 सेकंड पर है, तो मैं बोल सकता हूं मेरी वॉच और आपकी वॉच आपस में सिंक्रोनाइज है, मतलब बिल्कुल दोनों सेम टाइमिंग पर सेम स्लॉट्स पर चल रहे हैं। अगर दोनों में परफेक्ट सिंक्रोनाइजेशन है, तो 10 दिन बाद भी अगर हम दोनों टाइम मिलाएं तो हम लोगों का टाइम आपस में मैच करेगा, दैट इज कॉल्ड प्रॉपर सिंक्रोनाइजेशन। तो हम ये कहते हैं, सिंक्रोनस डिटेक्टर ये कहता है कि जो आपने जनरेशन के टाइम पर कैरियर लिया था AC cos 2 पाई FCT, वही जनरेशन डीमॉड्यूलेशन के टाइम भी कैरियर होना चाहिए। तो केस फर्स्ट में तो हमने वही किया, AC cos 2 पाई FCT लिया। लेकिन मान लो गलती से कुछ फेज डिफरेंस आ गया। अगर फेज डिफरेंस आता है, तो अब फेज डिफरेंस के साथ क्या प्रॉब्लम है, इस बात को हमें अंडरस्टैंड करना है। फेज डिफरेंस वाले कंपोनेंट के साथ क्या प्रॉब्लम है, इस बात को हमें अंडरस्टैंड करना है। अगर फेज डिफरेंस आ रहा है तो क्या प्रॉब्लम है, इसको हमें समझना है। देखो अब X डैश T का मान कितना हो जाएगा, X डैश T का मतलब दिस इंटू दिस, तो आई कैन से S ऑफ T इंटू C ऑफ T, एंड ये जो C ऑफ T है, ये C ऑफ T लोकल ऑसिलेटर से जो अब जनरेट किया है उसकी बात है। S ऑफ T का मतलब AC cos 2 पाई FCT इंटू M ऑफ T, इस पर मल्टीप्लाई करेंगे लोकल ऑक्सीलेटर के कैरियर का, और लोकल ऑक्सीलेटर पर अब जो कैरियर जनरेट हो रहा है वो क्या है, फेज डिफरेंस वाला, दिस इज AC cos 2 पाई FCT प्लस 5, ठीक है, AC cos 2 पाई FCT प्लस 5। अब देखिए स्टूडेंट्स, अब देखिए कैन आई रब दिस फिगर, नीचे वाला फिगर आपका अगर कंप्लीट हो गया हो तो मैं इसको हटा दूं, एक बार मुझे रिप्लाई कर दें, नहीं हुआ हो तो आप मेंशन कर देना।
ओके ओके ओके, ठीक है ठीक है, सभी यस बोल रहे हो। अब देखिए, अगर स्टूडेंट्स यहां पर, अगर हम यहां पर बात करें तो इस समय हमें यह समझ में आया, हमें इस समय यह समझ में आया कि वैल्यूज के साथ, वैल्यूज के साथ देखो, अब फॉर्मेशन पर अपने पास जो केस सेकंड बन रहा है, उस केस सेकंड पर अब हम लोग अगर वैल्यूज की बात करें तो ये वैल्यूज समवॉट लाइक दिस बन रही हैं। सॉरी, दिस इज एक्स डैश टी, इसका मान आप लिखने में इंटरेस्टेड हैं जी। देखो, क्या AC इंटू AC का मतलब AC स्क्वायर, AC स्क्वायर के बाद एक मैसेज था दैट इज m ऑफ टी, फिर इसके बाद एक वैल्यू है cos 2 पाई FCT और एक फर्दर दिस है। तो cos के दो कंपोनेंट आ गए, cos 2 पाई FCT इंटू cos 2 पाई FCT प्लस 5, राइट। अब देखो, दो cos के प्रोडक्ट हैं, तो दो cos के प्रोडक्ट को क्या हम cos से cos b, मतलब इसमें दो का ऊपर नीचे गुणा कर सकते हैं, 2 cos a cos b बन जाएगा। तो अगर मैं 2 cos a cos b का लॉजिक लगाऊं तो अंश और हर में दो का ऊपर नीचे गुणा करने पर, तो मैंने स्टूडेंट्स क्या किया, यहां दो का प्रोडक्ट कर दिया और दो का डिवाइड कर दिया। इतनी बात सभी को क्लियर होनी चाहिए। तो जब आपने दो का ऊपर नीचे गुणा किया तो दिस वैल्यू इज नथिंग बट AC स्क्वायर बाई 2 m ऑफ t। अब आप देखो, किसी को cos से ले लो, किसी को cos b ले लो, इसको cos से इसको cos b ले लो, उससे कोई फर्क नहीं। 2 cos a cos b का मतलब कैन आई से cos a प्लस b, तो 2 पाई FCT प्लस 2 पाई FCT प्लस 5 प्लस cos a माइनस b, तो दिस इज 2 पाई FCT माइनस 2 पाई FCT माइनस 5। आपको पता है, आपको पता है, आप वेल नोन हो कि x डैश t का मान जब आप निकालोगे तो आप वेल नोन हो, यहां दो कंपोनेंट आ गए। एक कंपोनेंट दिस आ गया, दिस इज AC स्क्वायर बाई 2 m ऑफ t। देखो cos में अगर 2 पाई FCT प्लस 2 पाई FCT है तो हम बोल सकते हैं cos 4 पाई FCT प्लस 5, फिर इसके बाद इसका मल्टीप्लाई प्लस AC स्क्वायर बाई 2 m ऑफ t का मल्टीप्लाई। देखो 2 पाई FCT माइनस 2 पाई FCT कैंसिल, और cos माइनस फाई का मतलब cos माइनस थीटा का मतलब cos थीटा ही होता है, cos माइनस थीटा का मतलब cos थीटा ही होता है। तो cos माइनस फाई का मतलब प्लस का cos फाई लिख सकता हूं। अब बताओ, इस सिग्नल को, ये जो सिग्नल आया, किसी को घबराहट तो नहीं है कि cos माइनस थीटा cos थीटा कैसे हो गया, इतना जानते हैं आप। चलिए, अब इस वैल्यूज में ये x डैश टी आया, अगर इस x डैश टी को हम एक लो पास फिल्टर, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, डन करेक्ट, अगर आप इसको लो पास फिल्टर से पास करें, इफ यू आर पासिंग दिस इक्वेशन विद लो पास फिल्टर, तो बताइए आफ्टर पासिंग थ्रू लो पास फिल्टर, अगर इसको आप आफ्टर पासिंग थ्रू लो पास फिल्टर, अगर मान लो लो पास फिल्टर से आप इसको पास कराओ, तो लो पास फिल्टर से पास कराने का मतलब हाई फ्रीक्वेंसी को रिजेक्ट कराना। तो cos 4 पाई FCT ये कैसा टर्म है, हेलो हेलो हेलो, एक सेकंड, मेरी वॉइस आ रही है आप लोगों को? ठीक है ठीक, देखो स्टूडेंट्स, cos 4 पाई FCT वाली जो वैल्यू है, क्या ये
एक हाई फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट है और इसको पास किससे करा रहे हो आप, एलपीएफ, लो पास फिल्टर से। इसका मतलब ये वाली टर्म रिजेक्ट हो जाएगी, इसको रिजेक्ट करा देंगे। ये रिजेक्ट है क्योंकि ये हाई फ्रीक्वेंसी टर्म, और ये वाली जो टर्म है ये लो फ्रीक्वेंसी है क्योंकि केवल मैसेज की बात हो रही है, मैसेज मींस लो फ्रीक्वेंसी। तो क्या इस टर्म को एक्सेप्ट कराएंगे, पास कराएंगे? सो दिस इज पास। तो बताइए, आफ्टर पासिंग थ्रू लो पास फिल्टर, इन दोनों में केवल कौन सी टर्म बचेगी? ओनली दिस टर्म, ओनली दिस टर्म। तो क्या ब्लॉक डायग्राम में हटा चुका हूं, तो जो आउटपुट आ रहा था उसमें कौन सी टर्म आएगी? AC स्क्वायर बाई 2 MT cos phi, ये वाली टर्म आउटपुट पर आनी चाहिए, राइट? AC स्क्वायर बाई 2 M of t cos phi, ये वाली टर्म आउटपुट पर आनी चाहिए। मुझे लगता है यहां तक आप लोग कंफर्टेबल वे में लिख चुके हैं। ऊपर वाली लाइन मैं हटाना चाहूंगा और यहां से 2-3 केस डिस्कस करते हैं, राइट? हाँ बिल्कुल, एज इट इज स्टूडेंट, जैसे एएम में किया था, याद होगा आपको याद होगा एएम में मैंने पढ़ाया था, ये एएम में सिंक्रोनस वाला कॉन्सेप्ट पढ़ाया था, बताया था रिसीवर की कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती है, राइट? लेकिन वहां इन्वेलप डिटेक्टर बेस्ट था क्योंकि उससे बेस्ट रिजल्ट्स आ रहे थे। केवल दिक्कत थी कहां? ओवर मॉड्यूलेशन के केस में। चलिए, होप सो यहां तक क्लियर होगा। कोई भी स्टेप अगर क्लियर नहीं हो तो आप पूछ लेना, मेंशन कर देना आप। जस्ट स्टूडेंट्स ये बात क्लियर होनी चाहिए कि 4 पाई FC एक हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल कंपोनेंट है, तो आपने इसको रिजेक्ट कराया क्योंकि लो पास फिल्टर में केवल लो मैसेज सिग्नल हमेशा लो फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट है। cos phi तो कोई न्यूमेरिकल वैल्यू होगी, ये थोड़ी ना फ्रीक्वेंसी वाली वैल्यू है। cos phi तो कोई न्यूमेरिकल वैल्यू होगी, cos 30, cos 60, cos 90, cos 0, कुछ भी। चलो, अब इसका मतलब अपने पास जो V नॉट आया, उस V नॉट कंपोनेंट पर, आउटपुट वाले कंपोनेंट पर मैं ऊपर की 2 लाइन हटा देता हूं, बस इतना तो लिख ही चुके होंगे। अब यहां पर मैं स्टूडेंट्स इस लाइन को हटाकर जस्ट ये मेंशन कर रहा हूं कि आपके पास इस समय देखो, आपके पास V नॉट की अगर मैं बात करूं, आउटपुट V नॉट आपका आउटपुट है, ठीक है? आउटपुट V नॉट का मान जब लो पास फिल्टर से पास कर दिया तो कितना आया? AC स्क्वायर बाई 2 M of t cos phi। मान लीजिए देखो फाई 0 होता तब तो cos 0 1 हो जाता, तो AC स्क्वायर बाई 2 MT बन जाता, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर फाई का मान, एग्जाम्पल फर्स्ट समझना, अगर मैंने फाई का मान 30 ले लिया होता तो भी कोई दिक्कत नहीं। फाई का मान 30 लेना, 60 लेना, कोई दिक्कत नहीं है स्टूडेंट्स। फाई का मान, जस्ट एग्जाम्पल के लिए कुछ मान लिया, तो अगर मैं फाई का मान 30 ले लूं तो कहना इसे V नॉट की वैल्यू AC स्क्वायर बाई 2 M ऑफ t cos 30 बन जाएगी, और इसका मतलब AC स्क्वायर बाई 2 M ऑफ t cos 30 का मतलब sin 60, दैट इज √3/2। तो फर्दर आपके पास ये वैल्यू बन गई √3/4 AC स्क्वायर M ऑफ t। अभी भी कोई दिक्कत नहीं है, क्यों? क्योंकि आपको मैसेज तो मिल रहा है, मैसेज आप इससे रिकवर कर लोगे, इसकी आप स्केलिंग करा दोगे, ये जो फैक्टर है इसका उल्टे का मल्टीप्लाई करा लोगे, राइट? एक एम्पलीफायर लगाकर, तो तब भी मैसेज मिल जाएगा। मान लो आपके पास फाई की वैल्यू 60 होती, अगर फाई की वैल्यू 60 होती, 45 होती, जो भी, कुछ भी मान लेना, जस्ट मैंने यहां पर समझाने के लिए फाई की वैल्यू एक बार 60 ले ली, 60 थोड़ा आसान हो गया। V नॉट, देखो सेकंड केस, मैंने बोला फाई का मान मैं 60 ले लेता हूं, तो अगर 60 लेता हूं तो V नॉट बराबर
बताओ, AC स्क्वायर बाई 2 ऊपर से देखकर m ऑफ t और cos 60 मतलब sin 30 1/2, तो ये वैल्यू AC स्क्वायर बाई 4 m ऑफ t बन जाएगी। अभी भी कोई दिक्कत नहीं, आप क्या कर दोगे, इसका स्केल करके मतलब एम्पलीफायर एक लगाओगे 4/AC स्क्वायर का, तो ये कट जाएगा और क्या आ जाएगा MT केवल, कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत अब स्टार्ट हुई, अगर मान लो गलती से फेज डिफरेंस अगर 90 का हो गया, सिंक्रोनस डिटेक्टर यही बात कहता है, अगर गलती से फेज डिफरेंस 90 डिग्री का हो गया तो एक बहुत बड़ी ब्लंडर प्रॉब्लम आएगी। ये बताता है अब V नॉट की वैल्यू कितनी हो जाएगी स्टूडेंट्स, अब V नॉट की वैल्यू, अब V नॉट की वैल्यू आपके पास 0 हो जाएगी। मतलब आउटपुट पर कुछ मैसेज की जगह सीधे 0 वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि cos 90 0 होता है, cos 90 0 होता है। और 90 डिग्री वाले कंपोनेंट को क्वाड्रेचर कंपोनेंट कहा जाता है, 90 डिग्री वाले कंपोनेंट को क्वाड्रेचर कंपोनेंट कहा जाता है। अगर 90 डिग्री वाले कंपोनेंट को क्वाड्रेचर कंपोनेंट कहते हैं, तो बताइए मुझे, बिकॉज ऑफ 90 डिग्री क्या मैं बोल सकता हूं कि V नॉट का मान AC स्क्वायर बाई 2, ऊपर से देखो MT cos 90, क्या cos 90 का मतलब 0 है, और 0 इंटू समथिंग 0 आ गया, तो आपको तो चाहिए था डिमॉड्यूलेशन के बाद मैसेज सिग्नल MT 30 होता तो भी मिल जाता, 60 होता तो मिल जाता, 45 होता तो मिल जाता, 50 होता तो मिल जाता, लेकिन क्या स्टूडेंट 90 होने पर cos 90 का मतलब 0 और 0 इंटू समथिंग मैसेज ही खत्म हो गया, तो अब जो आउटपुट आया वो 0 आया। इसी को कहते हैं टेक्निकल लैंग्वेज में क्वाड्रेचर नल इफेक्ट। तो अगर आपसे पूछा जाए क्या यहां सिंक्रोनस डिमॉड्यूलेटर सर्किट पर या सिंक्रोनस डिटेक्टर सर्किट पर कौन सी प्रॉब्लम होती है, तो वी कैन से QNE क्वाड्रेचर नल इफेक्ट प्रॉब्लम। कौन सी प्रॉब्लम है, क्वाड्रेचर नल इफेक्ट प्रॉब्लम। इसके लिए आप जब भी सिंक्रोनस डिटेक्टर यूज करते हैं तो आप वहां बोलते हैं फ्रीक्वेंसी एंड फेज ऑफ कैरियर एट डिमॉड्यूलेशन, frequency and phase of carrier which is generated by local oscillator should be used in जनरेशन मेथड। मतलब जनरेशन पर जैसा कैरियर फ्रीक्वेंसी लिया था वैसा ही सेम कैरियर फ्रीक्वेंसी सेम फेज लेना होगा, तभी आपके पास बेस्ट रिजल्ट आएंगे। और स्टूडेंट्स, क्योंकि फाई का मान 30 है तो भी आप कर लोगे काम, 60 है तब भी, 40 है, 45 है, 50 है, सब पे वैल्यू आएगी। बट अगर गलती से 90 हो गया तो स्टूडेंट्स यहां पर एक नई समस्या आ जाएगी, मैसेज ही खत्म हो जाएगा। इस समस्या को कहते हैं क्वाड्रेचर नल इफेक्ट प्रॉब्लम, QNE। क्या बोलते हैं, QNE। ये प्रॉब्लम आपने AM पर भी देखी थी, आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आया था, अगर सिंक्रोनस डिटेक्टर यूज कर रहे हैं तो उसके साथ AC स्क्वायर बाई 2 MT के साथ कौन सा कंपोनेंट आता है। 4 ऑप्शन थे, sin phi, cos phi, tan phi, cot phi, तो आंसर इज cos phi। कौन सा कंपोनेंट आता है, cos phi। और अगर मान लो फाई का मान फेज डिफरेंस 0 होता तो क्या बाय डिफॉल्ट cos 0 का मान 1 होकर दिस वैल्यू AC स्क्वायर बाई 2 इंटू MT नहीं हो जाती। तो यही सबसे बेस्ट होगा। तो सिंक्रोनस डिटेक्टर में ध्यान देना, सिंक्रोनस डिटेक्टर में हमारे पास कॉम्प्लेक्सिटी मोर होती है, रिसीवर की कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती है, बट मजबूरी है यहां इसको यूज करना, क्योंकि
अगर हम सिंक्रोनस डिटेक्टर प्रॉपर वे का यूज करेंगे, मतलब जिसमें क्वाड्रेचर नल इफेक्ट की प्रॉब्लम ना आए, तो हम जो जनरेशन के टाइम पर कैरियर ले रहे थे वही सेम कैरियर कहां लेंगे, डीमॉड्यूलेशन के टाइम, सो दैट हमारे पास बिल्कुल प्रॉपर आउटपुट आए। और हम एक्यूरेसी अच्छी चाहते हैं स्टूडेंट, कॉस्टिंग बढ़ भी जाए तो इतना बड़ा इशू नहीं है, क्योंकि और सेकेंडरी मेथड में परफॉर्मेंस अच्छी नहीं आ रही, इन्वेलप डिटेक्टर के साथ मॉड ऑफ एमटी बना रहे हैं, फेज रिवर्सल प्रॉपर डिटेक्ट नहीं कर पाता, दैट इज द ड्रॉबैक। सो दैट्स वाई हम लोग इस मेथड को ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं यहाँ, किसमें, डीएसबीएससी में, जबकि एएम में ज्यादा प्रेफरेंस किसको दे रहे थे, इन्वेलप डिटेक्टर को। आई होप इतनी बात सभी को क्लियर होगी। नेक्स्ट, अब हम लोग अपने नेक्स्ट स्टेप में चलते हैं। एएम पर 3 पार्ट हम पढ़ रहे थे, पहला एएम, अगला डीएसबीएससी। अभी भी आप देख रहे हैं बैंडविड्थ के टर्म्स में सुधार नहीं हुआ। एएम की बैंडविड्थ ट्वाइस ऑफ मैसेज फ्रीक्वेंसी का अधिकतम फ्रीक्वेंसी थी मैसेज सिग्नल की, और डीएसबीएससी में भी सेम था। तो इस बार अब हम लोग चलते हैं सिंगल साइड बैंड सप्रेस्ड कैरियर, राइट, हम लोग एसएसबी मेथड में चलेंगे। अगर हम लोग सिंगल साइड बैंड एसएसबी की बात करें, तो एसएसबी सिंगल साइड बैंड के साथ हमारे पास पावर एज वेल एज हमारे पास बैंडविड्थ दोनों में फायदा होता है। और इसके बाद लास्ट मेथड होगा वीएसबी, वेस्टिजियल साइड बैंड, उसमें और हमारे पास प्रॉफिट दिखाई देंगे। तो एक एक करके हम लोग मेथड्स पर चलते हैं, जिसमें से 2 मेथड्स कंप्लीट डिटेल में एएम एग्जाम में पूछा जाएगा, डीएसबीएससी के भी कुछ क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव में बन जाते हैं, तो हमने डीएसबी भी कंप्लीट किया। तो नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग अब मूव करते हैं, गिव द हेडिंग एसएसबी, सिंगल साइड बैंड, राइट, एसएसबी मेथड, एसएसबी। मुझे लगता है यहां तक मेरी बात सभी को क्लियर हो रही होगी, राइट। एप्लीकेशन एक साथ लिखेंगे स्टूडेंट चारों के, लास्ट में चारों को एएम, लास्ट में चारों का कंपैरिजन चार्ट बनेगा, डोंट वरी नवीन, एएम, डीएसबीएससी, एसएसबी और वीएसबी। तब तो चार्ट बनाने का फायदा होगा जब चारों पता होंगे। 2 में कंपैरिजन करा दें, उसका क्या मतलब है, कंपैरिजन चारों में एक साथ होगा, एएम, डीएसबी, फिर एसएसबी, फिर वीएसबी, चारों में हम लोग कंपैरिजन चार्ट फ्रेम आउट करेंगे, राइट, डोंट वरी। क्या मेथड्स है, कैसा है, ओके। चलिए, तो नेक्स्ट गिव द हेडिंग एसएसबी। और जो मैंने आज न्यूमेरिकल कराया है, ये न्यूमेरिकल आपके माइंड में होना चाहिए। अच्छा न्यूमेरिकल था स्टूडेंट्स, इसलिए जस्ट मैंने ले लिया था। ग्राफ का बेसिक एप्लीकेशन, शिफ्टिंग ऑफ ग्राफ कैसे करते हैं। नेक्स्ट गिव द हेडिंग एसएसबी, एसएसबी मॉड्यूलेशन। चलो ठीक है, इसको बाद में ही कराऊंगा मैं, एसएसबी मॉड्यूलेशन विल टेक टाइम। एसएसबी मॉड्यूलेशन कल स्टार्ट करते हैं अब स्टूडेंट्स, थोड़ा मुझे आज वर्क भी है। एसएसबी मॉड्यूलेशन में कल आपका स्टार्ट करूंगा, और एसएसबी पर हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्म की जरूरत पड़ेगी, तो मैं फोरियर ट्रांसफॉर्म में एक छोटा सा टॉपिक हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्म भी आपको बता दूंगा, कल उसकी जरूरत हमें पड़ेगी, राइट। तो हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्म पहले समझ लेना, ताकि आपको क्वेश्चंस में दिक्कत ना आए। ओके गाइस, थैंक यू वेरी मच, टुमारो विल मीट। कल ईडीसी की क्लास आप लोग प्रॉपर कर रहे हो ना सभी, ईडीसी की स्टार्टिंग क्लासेज मिस मत करना स्टूडेंट्स, नहीं तो फिर चीजें दिक्कत देंगी, राइट। ऐसा ही कम्युनिकेशन में है, कम्युनिकेशन पर भी आप लोग जो भी क्लासेस अगर मिस करोगे तो फिर आगे कनेक्टिविटी नहीं आएगी स्टूडेंट्स। प्रॉपर कनेक्टिविटी के लिए क्लास प्रॉपर करते रहिए, और ये तो बिल्कुल बेसिक मैथमेटिक्स है, क्लास 2nd 3rd स्टैंडर्ड की। ओके ओके स्टूडेंट्स, ओके, आई एम लीविंग द मीटिंग, यू ऑल कैन लीव द मीटिंग। ओके स्टूडेंट्स, यू ऑल कैन लीव द मीटिंग, ठीक है, ओके ओके फाइन।